सारी 13 की 13 जमातें मिलके एक शख्स का मुकाबला कर रही हैं। ये 13 की 13 सियासी जमातें अपनी सियासी कब्र खोद चुकी हैं। जो कुछ भी होगा उनके लिए बुरा होगा। मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ी एक इज्तिमाई कब्र खोदने की जरूरत है जिसमें इनके सियासी नजरियों को दफन किया जा सके। सारे नजरिए दफन करके सिर्फ नजरिए जरूरत के ऊपर अब सियासत हो रही है। पिछले 15-20 साल में कम से कम मुझे इतनी कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिली। अमीर एक नया लफ्ज डेमोक्रेसी में ले आए, शरीफडम कह दें बस। शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, वो बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म की ट्वीट है। अगर इन्होंने कोई अहमकाना हरकत की इस तरह की रिगिंग करने की, ये वो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अब कल इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले जो बाइडेन ने जाके एक बयान दे दिया, वो बयान इनके गले पड़ गया। उन्होंने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को इंस्टिगेट किया पाकिस्तान में, मुदाखलत की जिसको सब मान रहे हैं। उन्होंने थ्रेट की यानी कि धमकी दी जिसको सब मान रहे हैं। साजिश को नहीं मान रहे। भाई साजिश बैरूनी नहीं होती, साजिश अंदरूनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन। ये नाज़रीन ट्रांसमिशन पूरी जारी रहेगी रात तक, लम्हा लम्हा खबर देते रहेंगे आपको। ज़िमनी इंतखाबात हैं और इस दफ़ा के इंतखाबात कोई आम इंतखाबात नहीं। यूँ तो ज़िमनी इंतखाबात होते रहते हैं, सीट्स भी खाली होती रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा मुकाबला है पूरी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और तहरीके इंसाफ के खान एक तरफ। सवाल ये पैदा होता है कि उनके सामने जो कांटे का मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं और वो कर भी पाएंगे या नहीं। सवाल तो ये है कि क्या वो सस्टेन कर पाएंगे। सारी 13 की 13 जमातें मिलके एक शख्स का मुकाबला कर रही हैं। इस इलेक्शन की खुसूसी मैं कहूँगी खूबसूरती क्या हो सकती है, शेख रशीद साहब से बेहतर कौन बता सकता है। तो ट्रांसमिशन के आगाज में हम सबसे बड़ी से इंपॉर्टेंट गेस्ट शेख रशीद साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। बहुत ही अनोखी मैं तो कहूँगी अनोखी ज़िमनी इंतखाबात हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये 13 जमातें जो हैं इनका अब मौक़िफ़ क्या होगा, किस तरह ये एक शख्स का मुकाबला कर रही हैं। एक आज इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल में जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने भी आपस में बातचीत की और कुछ हिकमत अमली बनाई। तो क्या खबरें हैं आपके पास शेख साहब? ये 13 की 13 सियासी जमातें अपनी सियासी कब्र खोद चुकी हैं। इनका कोई वाली वारस नहीं है। वो मनहूस घड़ी थी जब ये इक़्तिदार में कोई 76 वज़रा या मामले ख़ुसूसी मिला के थी। कोई ना इनकी इज्जत है, ना तकरीम है, ना इनकी रिस्पेक्ट है। ये ऐसे ही है जैसे कि साम्राज्यी एजेंटों ने इनको मुसल्लत किया है। ये खुद अपने आप से रात को सोते होंगे, घर जाते होंगे, नफरत करते होंगे कि हमने कौन सा अपने इक़्तिदार की भूख के लिए, सवाए इनको ये फायदा हुआ है इनके केस खत्म हो गए हैं, NRO2 मिल गया है। और आज जो इसहाक डार ने बयान दिया 27 बिलियन वाला, वो तो मैं समझता हूँ आज 15 अक्टूबर को पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। वैसे जो मर्जी ये कर लें, इनके बुरे दिन हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि इमरान खान कल जीतेंगे। एक आधी सीट में ऊपर नीचे भी हो गया तो क़यामत नहीं आएगी। और लोग इसके बावजूद इमरान खान को वोट दे रहे हैं कि उसने असम्बली में नहीं बैठना, वो हुकूमत नहीं बनाने जा रहा, कोई असम्बली में बैठने नहीं जा रहा, इनका सिर्फ सियासी तौर पर सत्यानाश करने जा रहा है। और इस सुबह की इलेक्शन के नताइज के बाद मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगले इतवार से पहले इमरान खान कॉल देगा। शेख रशीद साहब, उस दिन मैं सुन रही थी आपने एक भरपूर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं भी थक गया हूं, अब तो कॉल दे दीजिए। सवाल ये पैदा होता है, कल वो कराची आए थे, गुफ्तगू की, कुछ सहाफ़ियों से भी मिले, हमसे भी मुलाकात की, तो कॉल पर ही उनसे बात हुई। उन्होंने ये कहा, उनसे एक सवाल ये किया गया कि जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट तैनाती है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले या उसके बाद? तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया कि बहुत जल्द, इसी महीने। तो आपने जैसे कहा कि शायद इलेक्शंस का इंतजार है और ज़िमनी इंतखाबात के फौरन बाद वो कॉल होगी। इस कॉल के बाद क्या हुकूमत सस्टेन कर पाएगी? क्योंकि वो तो एक जारहाना रवैया लेके तैयार हैं लड़ाई के लिए। वो तो चाहते हैं शेख साहब कि कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो जाए मुल्क में ताकि वो फिर से एक दफा शहीद होकर रोते हुए घर चले जाएं। आपको लगता है कि वो इस चीज की आड़ ले सकते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए? देखें, जो कुछ भी होगा उनके लिए बुरा होगा। जो कुछ भी होगा, उन्होंने ये अपना गड़ा अपने लिए खुद खोदा है।
जलील और रुसवा होंगे, उनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी कोई से नहीं है, और तैनाती भी जो है उनकी ख्वाहिशों पे नहीं होगी, मेरिट पे होगी। और पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान जाग गया है। जो बाइडन पे आज का रिएक्शन है वो बहुत ही सख्त है, और शहबाज शरीफ और हमजा की राय को लोगों ने ऐसे ही समझा है कि जैसे इंसाफ का मुंह काला हो गया, और लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि चोरों को इज्जत और तकरीम मिल रही है, मुजरिम जो है वो पर्दे जुर्म से पहले वजीर आजम बन जा रहे हैं। ये मुल्क थोड़ी रह गया है, बनाना स्टेट बन गया है, और ये मुल्क माशी तौर पर उस जगह जा रहा है कि जहां एक दूसरे के लिए मुश्किल वक्त है। हम अपने हलकों में, लाल हवेली में आपको ये बता रहे हैं कि लोग, शायद वो वक्त आए कि हमारे भी अब कहे कि ना हो, भूख है, अफलास है, बिजली का बिल भी दे सक रहे, चूल्हा नहीं चल रहा, अपने बच्चों को भूखे पेट कौन सुलाना चाहता है। खास तौर पर तनख्वाह पेशा लोगों का तो जनाजा निकल गया, और कारोबारी लोग भी कहते हैं जी कि हम दुकानें खाली कर रहे हैं, माल नहीं दे रहे, खड़ियां नहीं चल रही, सप्लाई नहीं आ रही, सारा निजाम जो है सत्यानाश हो गया है। ये इस मुल्क की माशी, सियासी, समाजी गाड़ी बेल हो गई। शेख रशीद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये बताया हम और इंतजार नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रांसमिशन में शेख रशीद साहब ने कहा चाहे कुछ भी करें, अब ये नाकामी ही इनका मुकद्दर होगी। असद उमर साहब भी हमारे साथ लाइन पे, और हमारे बहुत ही सीनियर एनालिस्ट अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन बोल के, वो उन्होंने भी ट्रांसमिशन ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करूंगी। अमीर बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। असद उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी वक्त निकाला। ही इज गोइंग टू द एयरपोर्ट बट ही कमिटेड, तो ही इज विद अस इन द ट्रांसमिशन। मैं उनसे एक सवाल कर लेती हूँ एंड देन वेलकम। आप भी उनसे कुछ पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड। असद उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजर टू सी यू इन कराची येस्टरडे। मेरा खाली एक सवाल ये है कि ये 13 जमातें मिलके एक शख्स का मुकाबला कर रही हैं, तो क्या इनकी अपनी इनफरादी हैसियत, इनका अपना एजेंडा, इनकी अपनी जबूर, इनकी अपनी ताकत, इनकी अपनी सियासत, ये सब खत्म हो गई है? क्या ये ज़िमनी इंतखाबात के बाद जब इलेक्शंस होंगे तो ये उसमें भी एक दूसरे के सहारे से ही अब जाएंगी, या उसमें भी जाना इनका मुमकिन ही नहीं है अब? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ी एक इज्तिमाई खबर खोजने की जरूरत है जिसमें इनके सियासी नजरियों को दफन किया जा सके, क्योंकि ये कोई आम 12 जमातें नहीं हैं। इसमें JUI और ANP एक साथ हैं, जिन्होंने को 30 साल 40 साल खैबर पख्तूनख्वा में सियासत की है, एक दूसरे के खिलाफ। एक सेकुलर अपने आप को कहते हैं, दूसरे दीनी जमात कहते हैं, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट नजरिए। उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने पूरी कौम को बताया कि किस तरीके से दूसरी जो पार्टी है वो सबसे बड़े चोर हैं पाकिस्तान के, एक दूसरे के ऊपर मुकदमे बनाए, सब कुछ। अब क्योंकि उनसे मुकाबला नहीं किया जा रहा है इमरान खान का, इंफरादी तौर पे तो क्या मुकाबला करना था, अब तो इज्तिमाई तौर पे भी नहीं मुकाबला किया जा रहा है, तो वो सारे नजरिए दफन करके सिर्फ नजरिया जरूरत के ऊपर अब सियासत हो रही है। और नजरिया जरूरत क्या है कि किस तरीके से अपने करप्शन केसेस बचाए जा सकें, उसमें बड़ी कामयाबी से, बदकिस्मती से इनकी पेशरफ्त हो रही है। जी अमीर, असद उमर साहब से अगर आप कोई सवाल करना चाहें, प्लीज वेलकम टू द ट्रांसमिशन। जी एक तो मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा जो असद साहब ने फरमाया ना कि JUI, फे और ANP दो बिल्कुल नॉर्थ साउथ पोल वाली ऑपोजिशन थी और अब वो इकट्ठी सियासत कर रही हैं। असद साहब, JUI, फे और पीपल्स पार्टी भी इंटीरियर सिंध में नॉर्थ और साउथ वाला काम करते रही है। आज भी अगर आप JUI, फे, सिंध और लाड़काना के लोगों से पूछे तो वो आज भी कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी बहुत बड़े करप्ट और चोर है। बिल्कुल ऐसे ही, खास तौर पे लाड़काना में तो बड़ी शिद्दत की उनकी लड़ाई है। असद उमर साहब ये बताइएगा, चले एक आध सीट को छोड़ के, जैसे शेख रशीद साहब ये कह रहे थे, कल आपके सामने जो फोकस था सहाफियों का, जो सवाल खान साहब से ज्यादातर लोग करना चाह रहे थे, वो यही था कि जी कॉल के हवाले से, तो मेरा ख्याल से इलेक्शंस के बाद कॉल के हवाले से कुछ पेशरफ्त होगी, या वो एक फाइनल कॉल, आई थिंक एक स्टेटमेंट होगी ये बाय इलेक्शंस। बिकॉज मतलब है कि आप देखें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइक कोई एजेंडा नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कुछ बताया नहीं जा रहा। फिर कराची के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कराची तहरीक इंसाफ के लिए शायद इतना वायबल ग्राउंड ना हो जितना पहले था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपका तज्जिया से मुख्तलिफ होगा। जी, पहले मेरे तज्जिए तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी ये जो तज्जिए हैं इनका टेस्ट हुआ था पिछले माह, और वो था NA 245 का इलेक्शन,
जिसमें अकेले तरीके इंसाफ ने जमातों से ज्यादा मिलकर वोट लिया था। अकेली तरीके इंसाफ ने सिर्फ जीती नहीं थी सीट, बल्कि सब जमातों से मिलकर ज्यादा वोट लिया था। और कोई वजह है कि पीपल्स पार्टी आज भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। पहले उन्होंने ये इलेक्शन पोस्टपोन कराने की कोशिश की, और अब जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन है कराची का, उसको पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी क्योंकि यहाँ पे सूबाई हुकूमत भी है, अब वफाक की हुकूमत का भी हिस्सा है, तो ये हमें खबरें जरूर आ रही हैं कि कल जो है तो बड़े पैमाने पे धांधली और गड़बड़ का प्रोग्राम बनाया गया, खास तौर पे मलीर की सीट के ऊपर। वरना अवाम तो पूरे पाकिस्तान की तरह कराची में भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। असद साहब, ये जो धांधली है इलेक्शन में, चले अच्छा आपने इस मौजू को छेड़ दिया, 3 फेजेस में हम देखते हैं जो धांधली हो सकती है। एक है प्री पोल, एक पोल यानी पोलिंग डे, और एक पोस्ट इलेक्शन है। सो प्री पोल का वक्त तो गुजर गया, उसमें अमूमन जो धांधली की किस्म होती है वो आप किसी उम्मीदवार को बिठाते हैं, किसी को खड़ा करते हैं। तो यहाँ तो उम्मीदवार ये है कि इमरान खान तो उसको कैसे बिठा सकते थे। अब कल पोलिंग डे और पोस्ट पोलिंग, उसमें आपको क्या लगता है, क्या किस तरह हो सकती है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक लिहाज से प्री पोल भी जो है ना वो बहुत बड़ी गेम खेली गई है, और उसकी वजह यह है मेरे कहने की कि सबको पता है कि बाई इलेक्शन के अंदर वोटर टर्नआउट कम होता है। जितना वोटर टर्नआउट कम होगा उतना इलेक्शन मैनेज करना आसान होता है। अगर 1 लाख वोट डल रहे हैं तो 8-10 हज़ार आप ठप्पे एडिशनल लगा कर डाल दें तो उससे कम फर्क पड़ता है। अगर वोट सिर्फ 40,000 पड़े और उसमें 10,000 ठप्पे लगा दें, वही 10,000 ठप्पे, तो उससे पूरा रिजल्ट बदल सकता है। तो एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की गई, बगैर किसी जवाब के 25 सितंबर को इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, ये कह के कि सैलाब मुल्क के अंदर आया हुआ है। कराची में कौन सा सैलाब था, फैसलाबाद में कौन सा सैलाब था, ननकाना में कौन सा सैलाब था, पेशावर में कौन सा सैलाब था, एनीवे वो कर दिया। और आखिर वक्त तक गैर यकीनी की सूरत हाल, 1 हफ्ता रह गया था इलेक्शन में, तो वज़ारत दाखिला ने खत लिख दिया कि जी हम मुल्क की अमन आमा की सूरत हाल बहुत खराब है और हम तो 30,000 लोग जो हैं वो जमा कर सकते हैं एहलकार निहत्ते अवाम की लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए लोग नहीं है। तो एक इन्होंने, और उसकी वजह से आपने देखा कि जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड होता है वो नहीं हुआ, तो वो तो काम कर दिया है। बाकी इलेक्शन डे के ये एक्सपर्ट हैं, और खास तौर पे इलेक्शन खत्म होने के बाद की जो धांधली होती है, इसीलिए इतनी कोशिश की इमरान खान ने कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाई जाएं, क्योंकि पोस्ट पोल रिगिंग जो है वो उससे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि फौरन नताइज आ जाते हैं। वो उसकी रेजिस्टेंस क्यों की गई वो सब जानते हैं, और कल उसको इस्तेमाल करने की जरूर ये कोशिश करेंगे। असद उमर साहब, ये बताइएगा, एक ये आपने बिल्कुल योर एनालिसिस ऑन दिस वाज वेरी गुड, कि हमारी भी अच्छा मेमोरीज थोड़ी फ्रेश हो गई कि मौलवी महमूद साहब एक ऐसी शख्सियत जिनका शायद सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो वाली मिसाल आजकल बहुत काम आ रही है कि एक ज़माने में कहा जाता था ना, किसी खंबे पर भी हाथ रख दे तो लोग उसको वोट देते थे, और वही हाल हुआ कि खान साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ ने इस नशिस्त को कैसे जीता। अच्छा, ये पोस्ट पोल रिगिंग के हवाले से क्या आपका मशवरा होगा, इसको कैसे मॉनिटर किया जाए? यहाँ पर आपके जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे कराची में या दीगर जगहों पे, वो किस तरह इसको रेजिस्ट करेंगे और नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जाहिर है कि हमारी अब इलेक्शन लड़ने की भी अब काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, तरीके इंसाफ को बार बार गुजरे हैं, और टीम हमारी जो है वो अब काफी ट्रेंड हो गई है। तो पूरी गाइडलाइंस लिखी भी इशू की गई हैं, फिर वीडियोस बना के इंस्ट्रक्शंस दी गई है, और क्योंकि ये बाई इलेक्शन है तो इसलिए जो तजुर्बाकार लोग हैं, सिर्फ उस हल्के के नहीं बल्कि आसपास के हल्के के, वो भी मदद करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मौजूद हैं। और एक बहुत अहम रोल उसके अंदर मीडिया का है। हमने ये 17 जुलाई के इलेक्शन में भी किया था, हमारा बहुत क्लोज ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ था। मैंने एक कंट्रोल रूम बनाया था पार्टी सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में, और वहां पर फौरी तौर पे ग्राउंड से इंफॉर्मेशन आती थी, फिर वो मीडिया को देते थे। तो जितनी मीडिया की ग्लेयर रहेगी इलेक्शन के ऊपर, उतने ही धांधली के कम चांसेस होंगे। असद उमर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जितनी उनकी ग्लेयर रहेगी उतनी ही इनको धांधली का मौका जो है वो कम मिलेगा, या एटलीस्ट कुछ तो नाकाम बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अमीर अब्बास साहब, कौन सा मीडिया मैं और आप सवाल ये है जैस्मिन के इस वक्त अरे हम तो इंशाल्लाह हम तो वॉच डॉग वाला काम करेंगे, हम ओवरसाइट रखेंगे, लेकिन 97-98% मीडिया, कम से कम मेरी जो पॉलिटिकल अवेकनिंग या जिसको सियासी शऊर कहते हैं,
पिछले 15-20 साल में कम से कम मुझे इतनी कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिली। शायद परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इतनी कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं थी। एग्रीड। मुझे याद है जब हम लॉयर्स मूवमेंट को कवर करते थे 2007 में, तो वो लॉयर्स मूवमेंट 2006-07 में वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ थी और परवेज मुशर्रफ नहीं रोक सका मीडिया को। मीडिया के कैमरे यहाँ लाहौर मॉडल टाउन से लेकर रावलपिंडी इस्लामाबाद तक हर जगह पे फोकस तैयार थे। परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार का सूरज सवा नेज़े पर था। इतनी कंट्रोल डेमोक्रेसी के 97-98% मीडिया ऑपोजिशन की वाहिद पार्टी, मैं कहता हूं कोई भी है, इमरान खान है, जैद बकर, कोई टॉम, जैक एंड हैरी, कोई भी हो सकता है वो, बट विदाउट ऑपोजिशन देयर कैन नेवर बी अ डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इसमें ऑपोजिशन नहीं है तो ये इसको आप शेखडम कह सकते हैं, इसको आप फीफडम कह सकते हैं, इसको आपको नेपोटिस्टिक को मॉडल कह सकते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, इसके मुंह से मिटा दे, कालक मार दे। अमीर एक नया लफ्ज डेमोक्रेसी में ले आए, शरीफडम कह दें बस। पाकिस्तान में तो यही होता है ना, शरीफ। ठीक है, ये भी अच्छा है वैसे, अच्छा टर्म कॉइन कर दिया आपने। देखा, मैं आपको कह रही हूँ, हम अपनी डेमोक्रेसी के हवाले से एक नया टर्म कॉइन कर देते हैं ना, क्योंकि देखें जब से वो आए हैं केसेस माफ, बरी भी हो गए, ऐसा भी हो गया, वैसा भी हो गया, पासपोर्ट भी मिल गए, छुट्टियां भी हो गई, सब कुछ हो गया। आज उनकी एक फॉरेन पॉलिसी की इतनी बड़ी नाकामी, वो तो तहरीक इंसाफ की तरफ से इतना प्रेशर बिल्ड किया गया और खान साहब ने ट्वीट्स की और फिर लोगों ने जो बाइडेन को टैग कर करके किया। ये तो कह रहे थे हम वहां पे झंडे गा रहे हैं पाकिस्तान के, भाई ऐसा हमारा वहां पे हमसे उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया कि मुझे लग रहा था कर्जे माफ होने वाले हैं। लेकिन वो तो बाइडेन साहब ने आज जो पाकिस्तान के हवाले से फरमाया, वो ऑफिशियल फरमाया या अनऑफिशियल, उनकी दिल की बात तो सामने आ कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द अमेरिकन्स फील अबाउट पाकिस्तानीज। हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए भाई। यू आर कॉलिंग अस द मोस्ट डेंजरस कंट्री एंड यू आर सेइंग कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो कोहेसिव है। कैसे भाई? क्या आपके पास शवाहिद क्या है? अब आप उनको डिमार्च करें या जो भी करें, बट ये रिलेटिवली जी। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन जैस्मिन, आप जब बात कर रही थी तो मैंने सोचा कि फौरी तौर पर जरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट देखा जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, वो बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म की ट्वीट है। जो ये फॉरेन ऑफिस ने जो सेट टेम्पलेट्स बना के रखी होती हैं ना, वो टेम्पलेट्स कॉपी पेस्ट होती हैं, और उसमें उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो जो बाइडन को एड्रेस करके बता सके कि भाई साहब ये क्या तमाशा तुमने लगाया है पाकिस्तान के बारे में। हालांकि इमरान खान साहब ने ट्वीट की, उन्होंने मेंशन किया है पोर्टस, जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। आपको याद होगा 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स की और कहा कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में हमें धोखा दिया, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, हमने इनको इतने पैसे खिलाए, ये एहसान फरामोश है, ये बड़े हद नाम है, फुला फुला। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का रिबटल दिया ऑन ट्वीट, थ्रू ट्वीट, और उन्होंने इंतहाई सख्त ट्वीट की, इतनी सख्त कि फिर ट्रंप की दोबारा जुर्रत नहीं हो सकी कि फिर वो ट्विटर के ऊपर खेलना शुरू कर दे। इमरान खान से पहले इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जब शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की ट्वीट के ऊपर, और शाहिद खान अब्बासी जुर्रत नहीं कर सके ट्विटर के ऊपर उसको रिबटल देने का। मुझे खुद शाहिद खान अब्बासी साहब ने बताया। ब्रेक ले लूंगी जब ये अमीर, एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। क्या वजह है, क्यों रिबटल नहीं दे सके? गुलामाना सोच कब खत्म होगी आखिर? वेलकम बैक नाजरीन। बाय इलेक्शंस यानी कि ज़िमनी इंतखाबात पर बात हो रही है। कल मैदान सजेगा और उसके बाद क्या होगा? 13 या 12 जमातें एक तरफ और खान साहब एक तरफ, यानी कि पाकिस्तान में ऐसी डिवीजन 1970s के बाद से ये एक बार फिर, कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम, मुझे तो अभी इस लाइफ टाइम में देखना नसीब हुई। अली ज़ैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। कराची के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे, ज़िमनी इंतखाबात और बाय इलेक्शंस के हवाले से। अली ज़ैदी साहब, तैयारी तो आप लोगों की मुकम्मल होगी, कल जलसा भी हुआ, खान साहब कराची में थे, कैंपेन की, बड़े लोगों से मुलाकात की, यू आर कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट, बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी किस्म की रिगिंग के हवाले से कोई प्लान किया जा रहा है तो किस तरह रोक पाएंगे आप? देखें जास्मिन, यहाँ हालात जो है ना वो थोड़े से फर्क होते हैं। हालात इस मुल्क में ये है कि कौम सारी की सारी
खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ या इमरान खान के पीछे। उसने तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि इमरान खान इस मुल्क का, इस कौम का लीडर है। और कुछ बावले ये 13 जमातों में रह गए हैं और जो उनके साथ आई डोंट नो क्या समझ के वो वहाँ भी खड़े में। मैं समझता हूँ उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे और फाइनेंशियल इंटरेस्ट होंगे जब भी वो वहाँ लगे हुए। अब इलेक्शन में रिगिंग 2 जमातों के बीच में अगर कोई कैंडिडेट्स हो तो होती है। यहाँ पे सामने इमरान खान के साथ जो सारी कौम खड़ी है, मुझे खौफ किस बात का है कि अगर इन्होंने कोई अहमकाना हरकत की, इस तरह की रिगिंग करने की, ये वो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। बिकॉज कौम माफ नहीं करेगी और ना कौम एक्सेप्ट करेगी, हल्के के वोटर एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि कोई रिग करे इलेक्शन। बिकॉज गेम ही चेंज हो गई। आपने जलसा कराची का देखा, ये शाह फैसल कॉलोनी का जलसा था और बहुत बड़ा ग्राउंड है। आज तक किसी ने भी इस ग्राउंड में जलसा नहीं किया। और ये वो इलाका था जहाँ पे एक जमाने में एमक्यूएम के झंडे के अलावा कोई और झंडा लगाए तो यानी कि वो फिर उसके ऊपर ही झंडा लग के फिर उसकी बेचारे की जाती थी। एग्रीड। तो और आप विटनेस हैं कराची में, और जिस तरह लोग वहाँ निकले हैं, लोगों की सोच, लोगों का जहन, लोगों का सारा का सारा ये जो माइंडसेट है ये बदल चुका है। लोगों को क्लियर समझ आ गई है कि हम 230 मिलियन लोग कब तक इन चोरों के पीछे हमें घुमा के और हमारी तबाही की जाएगी, हमारे प्रेजेंट की भी, यानी कि हमारे हाल की भी और हमारे फ्यूचर की, हमारे बच्चों की फ्यूचर की भी। तो लोग अब वहां नहीं है खड़े। कोई मुझे नजर ही नहीं आता सिवाय कुछ अहमकों के जो अभी भी, या चोरों के जो अभी भी साथ लगे हुए, बिकॉज उन्होंने उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। तो कल का इलेक्शन जो है, तैयारी हमारी पूरी मुकम्मल है। हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी करते हैं। इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स होते हैं, पोलिंग डे के कैंप्स होते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर कार्ड होता है, कैंपेन होती है, सारी जो कर सकते थे हमने कर ली। बावजूद इसके कि ये हर 1 महीने में या हर 2 हफ्ते में ये लेटर, बल्कि लेटर तो रोज ही लिख देंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे, नहीं करा सकते। और 1-2 दफा डिले भी करा दिए, बल्दियाती तो बहुत ही डिले करा दिए, क्योंकि ये खुद खौफजदा है कि इलेक्शन हार जाएंगे। तो ये इलेक्शन से ज्यादा कल एक रेफरेंडम है, जैसे खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा, रेफरेंडम है कि आपने एज ए नेशन कौम को किधर खड़े होना है, या कौम इन्हीं ये तीर और शेर के निशानों में पागल बनती रहेगी, या बल्ला इंशाल्लाह चलेगा और गेम पाकिस्तान में बदलेगी। मेरी अपनी जो भी मेरी पॉलिटिकल एक्सपोजर रहा है, मैं स्टूडेंट रहा हूँ पॉलिटिक्स का, जो भी मैंने की है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में है ही कोई नहीं इमरान खान के अलावा। इसलिए सारी जगह पे इमरान खान खुद खड़े हुए, तो वो रेफरेंडम में तब्दील होगी। अच्छा अली जैदी साहब, कुछ लोगों की किस्मत वैसे भी खराब होती है अनफॉर्चुनेटली ना, तो ये मुझे ऐसे लगता है कि इनकी किस्मत खराब है। जब से ये आए हैं कोई ना कोई मसला लगा ही रहता है। कभी खुद मुल्क अल्लाह माफ करे डिफॉल्ट की तरफ जा रहा होता है, कभी IMF की मुसीबतें, उसके बाद सबसे बड़ा तूफान, सबसे बड़ा फ्लड भी इनके दौर में आ गया। अब कल इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले जो बाइडेन ने जाके एक बयान दे दिया, वो बयान इनके गले पड़ गया। अब उसके ऊपर ये बयान देते हुए डर रहे हैं कि भाई दे या ना दें भी तो कैसे दें, शर्म से आंखें मिलाएं भी, झुकाएं भी। तो ये वो वाला हिसाब है। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ से बड़ा रिबटल आया, खान साहब ने उनके ट्विटर हैंडल को टैग करके बड़ी वाइब्रेंट और मैं कहूँ कि बोल्ड ट्वीट्स की। तो इनको भी थोड़ा सा होश आया कि इन्होंने कहा जी फॉरेन ऑफिस में उनको बुला लेते हैं, ब्लूम को, एम्बेसडर को डिमार्च करते हैं, वरना मुझे नहीं लगता ये कर सकते थे, किसी सेटिंग से की होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब की, मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज आई थॉट के सिंस ही इज बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बड़ी टू द पॉइंट वो बात करेंगे और आंखों में आंखें डाल के करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा काफी वेवर कर रहे थे टू टच अपॉन दिस पॉइंट। मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है, आपके चैनल ने कवर भी की थी, लेकिन आपने ये बात छेड़ दी है, तो मैं आपको जरा, जो आपके ऑडियंस है पूरी, और आजकल माशाल्लाह आप नंबर 1 पे चल रहे हैं पाकिस्तान में, मैं आपकी ऑडियंस के लिए, ये जो आपके देखने वालों के लिए जरा क्लैरिटी दे। देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी बात करता है ना, वो मीनिंगफुल होती है। जरूरी नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करे या कोई प्रेस रिलीज इशू करे या कोई कॉन्वर्सेशन हो चलते फिरते में लूज टॉक हो। ये वाली जो कॉन्वर्सेशन थी, ये जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने, वो नैन्सी पेलोसी जो उनकी स्पीकर है, उसके घर पे एक फंड रेजर था डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसमें वो गए थे सदर साहब अमेरिका के, और वहां पे उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। अच्छा,
अमेरिका के अंदर ना हर 2 साल में इलेक्शन होता है। जो जैसे यहाँ की नेशनल असेंबली में 5 साल में होता है, वहाँ नेशनल असेंबली का इक्विवेलेंट है कांग्रेस, यूएस कांग्रेस कहलाती है, लोअर हाउस जिसे कहते हैं, उसका हर 2 साल में इलेक्शन होता है। तो जितने भी कांग्रेसमैन हैं, मेंबर्स ऑफ द हाउस, वो कॉन्स्टेंटली इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं, तो वहां पे कॉन्स्टेंटली फंड रेजिंग और इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है। बल्कि वहां का सेनेट का इलेक्शन भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सेनेट को डायरेक्ट स्टेट के अंदर से वोट लेना पड़ता है और 6 साल के लिए सेनेटर इलेक्ट होता है। अच्छा जी, आप ये फंड रेजर में गए, जो गुफ्तगू उन्होंने वहां फरमाई वो वर्बेटम एज इट इज, डॉट टू डॉट, नुक्ते बाय नुक्ता, व्हाइट हाउस की उसकी ट्रांसक्रिप्ट व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में बात की, उन्होंने कहा, एंड व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान, where nuclear weapons without any cohesion। अब ये बहुत ही एक डेंजरस माइंडसेट का, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन माइंडसेट का ये स्टेटमेंट है। मैंने उनको टैग करके, क्योंकि आपको पता है मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 वजूहात से की। एक वजह ये थी कि बिलावल शहबाज शरीफ के वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जरा गौर से सुने मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ के वजीर खारजा है बिलावल जरदारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन भी है। तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी पहले, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने भी एक, और जो बाइडेन साहब से मैं 2006-7 में या थोड़े से 8 में मेरी कोई इंटरेक्शन भी हुई थी कि मैं अमेरिका में था, तो मैं उनसे आई मेट हिम कपल हाफ अ डजन टाइम। मैं ये समझ रहा था कि जब वो आएंगे ऑफिस में तो वो आके कितना 80 साल के हो गए, 29 या 30 साल की उम्र में वो सेनेटर बने थे, तो 50 साल तजुर्बा उनका सेनेट का है। फॉरेन रिलेशंस कमेटी के वो चेयर रहे हैं सेनेट की, जो कि सबसे पावरफुल कमेटी होती है। वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इतने साल ओबामा के, तो वो इस तरह की शायद वो बात ना करेंगे। लेकिन ये जो व्हाइट हाउस की जो ट्रांसक्रिप्ट रिलीज हुई है, तो मैं ये समझ मुझे आई है कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की, वो 2 तिहाई पुरानी, यानी कि बड़ी आउटडेटेड है। वो अभी भी 2002 के पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये 2012 का पाकिस्तान है। हम एक खुददार मुल्क हैं, हम हिंदुस्तान नहीं है जहां से 2 दफा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो चुकी है, 2 दफा एटॉमिक उनकी कोई ना कोई चीज उसमें ब्लैक मार्केट में बिका है। हम हिंदुस्तान नहीं है कि कोई हमारे मिसाइल को इधर गिर गया, कोई 1-2 हमारे पास जाके गिर गया, आपको अगर याद हो। हमारे पास इस तरह की कोई चीज नहीं है, और हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो खाली सेफ नहीं है, सुपर सेफ हैं। और खान साहब ने अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बता भी दिया कि हमारे कितने साफ सुथरे। जरा फैक्ट्स देख लें जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि बहुत जरूरी हैं। और ये मैंने इसलिए उनको टैग करके ट्वीट की बिकॉज उन्होंने अपने, आई एम श्योर कि उनके फॉरेन ऑफिस ने और एम्बेसी ने और सारों ने ये देख ली होगी ट्वीट। देखें, उन्होंने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को इंस्टिगेट किया पाकिस्तान में, मुदाखलत की जिसको सब मान रहे हैं। उन्होंने थ्रेट की, यानी कि धमकी दी, जिसको सब मान रहे हैं। साजिश को नहीं मान रहे। भाई, साजिश बैरूनी नहीं होती, साजिश अंदरूनी होती है। दुश्मन साजिश नहीं करता। कंस्पिरेसी, बिट्रेल, साजिश ये हमारे करीब अंदर के लोग करते हैं, और इस अंदर के लोगों में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये साजिश उन्होंने पैसे वैसे लगाए, जो कुछ भी किया, लोग खरीदे, सिंध हाउस में जो तमाशा हुआ सबको याद है। देखें, मैंने आज ट्वीट भी किया है, जैस्मिन, मैं चाहता हूं कि आप किसी दिन इस शो में बात भी कर लें। मैंने वो लिंक भी ट्वीट किया है। 1999, अब साजिश ये करके इसको लिखें, एक आसिफ जरदारी जो खुद कहता है कि मैंने सारा प्लान बिलावल हाउस में बनाया। 1999 नवंबर की एक यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट की एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक कमेटी की एक पूरी रिपोर्ट है, 51 पेजेस की, वो मैंने लिंक उसका ट्वीट किया हुआ है। उसके पेज नंबर 25 से लेकर पेज नंबर 30 तक सारी की सारी आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लिखा हुआ है। ये मैंने नहीं बनाया, हम उस वक्त हुकूमत में थे, बल्कि 1999 में तो जो इमरान खान साहब एक सीट जीते थे वो भी 2002 में जीते थे। ये अमेरिकन सेनेट की एक इंक्वायरी कमेटी ने इसके ऊपर पूरी एक ब्रीफ लिखा है, जो कि वेबसाइट पे आज भी मौजूद है, इंटरनेट पे गूगल कर ले, आपको मिल जाएगा। ये वो जरदारी के साथ उन्होंने डील की। शरीफ बरादरान के बारे में सब पता है, हमारी नहीं थी, उनकी नहीं थी, प्रॉपर्टीज पता नहीं किसकी थी। वो कहता है मेरी तो नहीं थी, ये कहता है बाप किराए पे जाता है, बेटी कहती है मेरी तो है ही नहीं, बेटा कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है और वो इनके नाम पे है। तो ये तमाशा।
इनके ऊपर भी आर्टिकल पे आर्टिकल अमेरिकन प्रेस पे, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो बड़े बड़े अखबार हैं दुनिया के, अमेरिका के, उनके ऊपर सारा आया हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाहिल किया था पाकिस्तान के, और उनकी अपनी हुकूमत में किया था, और उसके बाद भी उनकी अपनी हुकूमत 6-8 महीने रही। इन दोनों के ऊपर अमेरिका ने बेट किया इस रिजीम चेंज के लिए। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर जिसके अंडर 6% की ग्रोथ आ गई थी, उसको डिसलॉन्च किया, डीरेल किया वो पूरा प्रोसेस, और इनको लेके आ गए। उसके बाद सारी की सारी यहाँ इस मुल्क में तबाही हो गई है। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ कि हमसे अगर आपने पाकिस्तान से अगर राब्ते रखने हैं, और हम चाहते हैं आपके साथ ट्रेड हो, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, हमारा आप सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हो, हमारे बड़ी दुनिया पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ रहते हैं, हमारे बड़े क्लोज लिंक्स हैं आपके साथ, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, इस तरह के लूज स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको करना है तो हमारे साथ एंगेज करें, ट्रेड बॉडी से, इंस्टीट्यूशन से, यानी कि एजुकेशन के, हेल्थ के, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डेवलप करें। करप्ट पॉलिटिशियंस और मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ अगर ये कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ये कभी पाकिस्तान में ये कभी भी पॉपुलर नहीं रहा और ना कभी पॉपुलर होगा। ये जो अच्छा, एक और मजे की बात है, अब आ जाए जी, ये जो मौसूफ, ये जो बैठे थे शहबाज शरीफ के वजीर खारजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब, बाय द वे शहबाज शरीफ ने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया ना, वो तो चूहे की तरह बिल में जाके बैठ गया, क्योंकि वो तो आपको पता है मिस्टर डरपोक.com है, उन्होंने तो कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो हालांकि स्टेटमेंट उसको देना चाहिए था क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने दिया है। और दूसरा वो रंगबाज रंग रंगीला ख्वाजा आसिफ, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनका भी कोई बयान नहीं आया, उनको भी कोई बयान देना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ का एक ट्विटर पैगाम अभी आया थोड़ी देर पहले। हाँ, वो तो जब सारू प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रेशर पड़ा तो आ गया। प्रेशर पड़ा तो अब इनकी तबाही है बिलावल साहब की। ये तो मौसूफ लग रहा था कि जो बाइडेन के फेवर में बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान 6 महीने से 5 महीने ये बाहर रहे, उन 5 महीनों में 1 महीना ये अमेरिका में गुजारे। इनके मुंह पे ये स्टेटमेंट एक तमाचा है, पाकिस्तान के मुंह पे। 1 महीना इन्होंने वॉशिंगटन डीसी में और पता नहीं अमेरिका में कहाँ गुजारा। ये फॉरेन पॉलिसी इनकी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है कि जी वो सबसे डेंजरस कंट्री है पाकिस्तान में। मुझे लगता है अमेरिकन इनके ऊपर भी भरोसा नहीं करते, और वो अमेरिकन को भी रीथिंक करना पड़ रहा है कि हम किन के साथ फंस गए, शायद वो भूल गए थे। तो अमेरिकन भी रीथिंक कर रहे हैं, देयरफॉर इतना खतरनाक उन्होंने अमेरिका ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। ये तो IMF की शराइत पूरी करने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया है और नेशनल सिक्योरिटी हमारे दाव पे लगा दी है। अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अली जैदी सर थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी बताया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जो हैं, उनके 1 महीने के विजिट के बाद भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह का स्टेटमेंट जो है, इट इज़ वेरी डैमेजिंग। हमारे साथ 2 हमारे ब्यूरो हेड्स मौजूद हैं। एक जावेद इकबाल साहब मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा कांटे का मुकाबला वहाँ पे होने वाला है, उसकी वजह जाहिर सी बात है वही बताएंगे वहाँ पे क्या देख रहे हैं। और उसके अलावा हमारे एक और रिपोर्टर हैं आसिफ, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो NA-22 का हमें बताएंगे। वहाँ पर इमरान खान साहब के साथ जो मद्दे मुकाबल हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के मौलाना कासिम साहब। तो पहले मेरे ख्याल से उनसे बात कर लेते हैं। NA-22 की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? लोगों का कोई जोशो खरोश भी है? लोग निकलना भी चाहते हैं या नहीं? आसिफ जी, लोगों में जोशो खरोश तो बहुत ज़्यादा है। दोनों तरफ से जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो ऑलरेडी सूबे में भी मौजूद है, और यहाँ पर जो सीट छोड़ी गई थी वो अली मोहम्मद ख़ान ने छोड़ी थी, और बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट से उन्होंने ये सीट जीती थी 2018 में। लेकिन उस वक्त जो अपोजिशन की इमरान मुखालिफ जो पार्टियाँ थी वो डिवाइडेड थी, और सब ने जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया था। लेकिन अब PDM की तमाम जमातों का मुश्तरका जो उम्मीदवार है वो मौलाना कासिम है, जो कि GUI फे के प्लेटफॉर्म से जो है लड़ रहे हैं। दूसरी जानब जो है वो इमरान खान है। इमरान खान ने जलसा भी किया है, ख़ुद आके जो है कैंपेन को रन किया है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी यहाँ पर जलसे किए हैं, उन्होंने भी अपनी कैंपेन को भरपूर अंदाज में चलाया है। क्लोज जो है ये कांटे का मुकाबला होगा दोनों के दरमियान। कहा यही जा रहा है कि मौलाना जो कासिम है उनकी बहुत अच्छी से है। दूसरी जानब इमरान खान का वोटर जो है वो भी बहुत चार्ज है। 18 साल से 35 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। नया वोटर जो है वो भी
भी ऐड हुआ है, और इसके अलावा जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, तो वो ज़्यादा एजेस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर मौलाना कासिम की बात की जाए तो मौलाना कासिम के साथ जो दीगर पार्टियाँ, यहाँ पर पीपल पार्टी का भी वोट बैंक है, नून लीग का भी वोट बैंक है, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी का भी वोट बैंक है, और ख़ुद JUI फे का वोट बैंक जो है बहुत ज़्यादा है। और मौलाना कासिम की जो शोहरत है वो भी बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं, क्योंकि वो एक मजहबी स्कॉलर हैं, अपना मदरसा यहाँ पे रन करते हैं, तो लोग उनकी तरफ भी माइल नज़र आते हैं। चार पॉलिटिकल पार्टीज का वजन मौलाना कासिम की तरफ है और मौलाना कासिम के सामने खड़े हैं इमरान खान साहब। कल होंगे इंतखाबात और रिजल्ट हम देखेंगे, कांटे का मुकाबला होगा, बता रहे थे आसिफ। जावेद इकबाल साहब, कुछ ऐसी ही शायद सूरत हाल होगी, क्योंकि दोनों पहले के साथी, पहले के दोस्त, अब बने दोनों हरीफ। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी की बेटी और दूसरी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के बेटे। क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, NA-157 में इलेक्शन का माहौल पूरी तरह गर्म है और तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और यहाँ आपको बताऊं कि यहाँ जो बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है वो, और कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है, दो ख़ानदानों के दरमियान नज़र आ रहा है, गिलानी और कुरैशी ख़ानदान के दरमियान। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी मेहर बानो कुरैशी यहाँ पर उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTM की 13 जमातों के साथ साबिक़ वज़ीर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे सैयद अली मूसा गिलानी यहाँ पर मैदान में। इसके साथ अगर बात करूँ तो यहाँ टोटल 8 उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में है। एक उम्मीदवार जो है तहरीक लब्बैक का भी है, ताहिर राह हैं जो उम्मीदवार TLP के। इसके साथ 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस हल्का में इलेक्शन लड़ेंगे। सुबह पोलिंग होगी। अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर 264 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 488 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए, और यहाँ 4,62,205 वोटर जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ख़वातीन के वोटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2,14,000 ख़वातीन वोटर्स हैं, जबकि मर्द वोटर की तादाद 2,47,000 है। और यहाँ जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए उनमें 92 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है। 5,200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके साथ अगर मैं आपको तफसील बताऊँ यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से, तो इंतहाई कांटे का मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स NA-157 में कांटे का मुकाबला और उसके साथ कुछ पोलिंग स्टेशन हसास। इस वक्त हम लेंगे एक वक्फा और पाकिस्तान की बोल की सबसे बड़ी नशरियात ट्रांसमिशन इलेक्शंस के हवाले से जारी रहेगी। स्टे ट्यून टू बोल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।